साथियों, आज बात करेंगे हम ट्रायल के दूसरे चैप्टर पे वारंट ट्रायल के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने सेशन ट्रायल बता दिया है और आज मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में वारंट ट्रायल की बात करेंगे। वारंट ट्रायल कैसे होता है, कौन करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि वारंट ट्रायल क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिले में आपराधिक न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक सेशन न्यायालय होता है, एक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। सेशन न्यायालय के पास जो प्रक्रिया होती है ट्रायल की वो अपनी अलग होती है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। वारंट ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो मजिस्ट्रेट न्यायालय की होती है। जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो वारंट ट्रायल की प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या कैसे प्रक्रिया होती है ये, तो इसको देखेंगे। जो वारंट ट्रायल है वो BNSS 2023 में चैप्टर 20 में दे रखा है, चैप्टर 20 में दे रखा है। इसका सेक्शन है 261 से 273, 261 से लेकर के 273 तक इसका सेक्शन दे रखा है। समझने वाली बात यह है कि जो वारंट ट्रायल है वो दो भाग में डिवाइड है, मतलब इसको दो भागों में डिवाइडेड करके बताया गया है। दो पार्ट हैं इसके। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट ये कि अगर किसी व्यक्ति की FIR पे मुकदमा चल रहा है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसका पुलिस रिपोर्ट हो गई है, और पुलिस रिपोर्ट के बाद जो मामला कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है उसका ट्रायल अलग होगा। और इसके अलावा दूसरा ट्रायल क्या है? दूसरा ट्रायल ये है कि कोई व्यक्ति है डायरेक्ट न्यायालय में चला गया, उसकी FIR नहीं हुई है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने खुद संज्ञान ले लिया, उसका ट्रायल होना है, तो उसका ट्रायल की प्रक्रिया अलग दे रखी है। तो इसको पहले भाग में बांटा गया कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का विचारण, दूसरा है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों का विचारण। दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं। जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं उनका सेक्शन है 261 से लेकर के 266, 271, 273। जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट वाले मामले हैं उनका सेक्शन है 267 से लेकर के 273। दोनों ट्रायल को अलग अलग करके जान लेंगे, ठीक है। ट्रायल मैंने बताया, ट्रायल होता क्या है? ट्रायल किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पहले ये जान लेना कि अपराधी है या नहीं है, इस जानने की प्रक्रिया को ही ट्रायल कहते हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं एक एक करके कि ट्रायल कैसे होता है, कौन शुरू करता है, कहाँ होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि वारंट ट्रायल शुरू कैसे होता है। तो देखिए, जो मामले होते हैं वारंट ट्रायल के, मतलब वारंट मामले जो होते हैं मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, उनका जो अभियुक्त होता है, अभियुक्त मतलब जो व्यक्ति जिस पर अभियोग लगाया गया होता है, वो व्यक्ति या तो न्यायालय में उपस्थित होता है न्यायालय के बुलाने पर, या न्यायालय में पकड़ के लाया जाता है। जब न्यायालय में उपस्थित होता है या न्यायालय में लाया जाता है, तब न्यायालय उससे पूछता है कि क्या मुकदमे से संबंधित दस्तावेज आपको मिले। इस मुकदमे से संबंधित दस्तावेज के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं 230 की प्रक्रिया का अनुपालन होना, यानी कि सेक्शन 230 का अनुपालन होना। सेक्शन 230 में यही लिखा है कि जो व्यक्ति अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय में आएगा या लाया जाएगा, उसको मामले से संबंधित सभी दस्तावेज दिए जाएंगे ताकि उसको पता लग सके कि मेरे ऊपर क्या क्या मामला चल रहा है। उन दस्तावेजों में दस्तावेज क्या क्या होंगे कुछ समझ लेते हैं। जैसे FIR की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, उस मामले में जो साक्षी हैं, गवाह हैं, उन गवाहों के स्टेटमेंट कि उन्होंने क्या गवाही दी, ये सारे दस्तावेज उस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। अगर पहले से दे दिए गए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं दिए गए तो उसको दे दिए जाएंगे। दे देने के बाद उससे कहा जाएगा कि तुम भैया इसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो बात को। न्यायालय अपने आप मामले को समझेगा, देखेगा कि क्या होना चाहिए। 261 में ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, कागज़ देना, मुकदमे को देखना, पूरा प्रोसीजर 261 में ही चलेगा। अब 262 में क्या है? न्यायालय ने जब 261 में देख लिया मामला, पूरा समझ लिया, उसको कागज़ दे दिए, उसने भी देख लिया। जब न्यायालय को लगा ये मामला बेबुनियादी है, इसमें कोई दम नहीं है, बेकार है, ग्राउंड ही नहीं है इसमें, तो न्यायालय 262 में उस अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ देगा, उन्मोचित कर देगा, कहेगा आप अपने घर जाइए, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, इस मामले में कुछ नहीं है, खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर न्यायालय को देखने के बाद ये लगा कि हाँ मामला बन रहा है, इसमें कार्रवाई होने के ग्राउंड हैं, तो न्यायालय 263 की कार्रवाई अपनाएगा। 263 की हेडिंग है
कि अगर उन्मोचित नहीं किया गया तो प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होगी? अगर व्यक्ति उन्मोचित नहीं हुआ यानी कि छोड़ा नहीं गया, आधार बन गए, तो प्रक्रिया क्या होगी 263 में? 263 में प्रक्रिया ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय आरोप विरचित कर देगा। आरोप विरचित करने का मतलब कि जो जो आरोप लगा है वो लिख देगा, आरोप विरचित कर देगा। विरचित करने के बाद आरोप उसको पढ़ के सुनाएगा, समझाएगा और बताएगा पूरा। पढ़कर सुनाने के बाद, समझाने के बाद अगर उसको लगता है, अभियुक्त से पूछेगा कि क्या तुम अभिवचन करते हो, मानते हो, इसको स्वीकारते हो जो तुम्हारे ऊपर अभियोग लगा है? अगर उसने कहा हाँ स्वीकारते हैं, तो 264 में अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्धि हो जाएगी। जैसे ही उसने कहा कि हम स्वीकारते हैं, वैसे 264 में उसको दोष सिद्धि कर देगा न्यायालय अपने विवेकानुसार कि चलो यार अच्छा आदमी, इसने मान लिया, मन परेशान नहीं किया, तो न्यायालय विवेकानुसार उसको सजा दे देगा, जो उसके अपराध के हिसाब से ठीक होगी वही उसको सजा दे के और दोष सिद्ध कर देगा। 264 में कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया हम तो नहीं मान रहे, ये अपराध मेरे ऊपर लगा है, हम ये मान ही नहीं रहे हैं, इन्होंने झूठी FIR करा दी, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगवा दिया, ठीक है। अब जब उसने कहा कि झूठा मुकदमा लगा दिया, अभिवचन किया ही नहीं, तब न्यायालय कहेगा, अभियोजन से कहेगा और साक्ष्य लाओ, ऐसे नहीं मानेगा ये, और साक्ष्य ले आओ। और 266 में उस व्यक्ति से भी कह देगा कि तुम भी साक्ष्य ले आओ। 265 में अभियोजन से कह रहा है कि साक्ष्य लाओ, और 266 में उस व्यक्ति से कह रहा है कि तुम भी साक्ष्य लाओ, प्रतिरक्षा कराओ अपनी, कोई वकील खड़ा करो, ठीक है। अब 271 में दोनों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, उधर प्रोसिक्यूशन साक्ष्य लाया उसका देखेगा, इधर प्रतिरक्षा का साक्ष्य अभियुक्त लाया उसका देखेगा। 271 में देखने के बाद साक्ष्य अगर उसको लगता है कि प्रोसिक्यूशन के यानी कि अभियोजन के साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तो 271 में अभियुक्त को छोड़ देगा, उन्मोचित कर देगा, कहेगा जाओ। यहीं पर अगर साक्ष्य पर्याप्त हो गए तो 271 में उसकी दोष सिद्धि कर देगा, कहेगा अब तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य आ गए, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब हम दोष सिद्धि कर देंगे। तो 271 में दोष मुक्ति दोष सिद्धि दोनों हैं। लेकिन अगर 266 में और 267 में लाए गए साक्ष्य, 265 में और 66 में लाए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो उनको देखेगा अभियोजन पक्ष भारी है तो दोष सिद्धि हो जाएगी, और अभियुक्त पक्ष अगर भारी है तो दोष मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक सेक्शन और बचा 273। इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर न्यायालय को लास्ट में बिल्कुल ट्रायल होने के बाद में ये लगा कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा बेबुनियाद निराधार बनाया गया था, तो न्यायालय पीड़ित पक्षकार को कहेगा अभियुक्त को प्रतिकर दे दो। जो अभियोजन होगा, अभियोजन से कहेगा कि अभियुक्त को प्रतिकर दो, तुमने जो इसको परेशान किया है, बेफालतू में बेबुनियाद झूठा मुकदमा लगाया है, इसके लिए इसको कंपनसेशन दो। कितना कंपनसेशन दिलवाएगा ये डिसाइड कर देगा अपने हिसाब से, मुकदमे के हिसाब से देख के डिसाइड करेगा और कंपनसेशन दिलवाएगा, आदेश कर देगा। अगर अभियोजन पक्ष कंपनसेशन नहीं दे पाता है, तो जो पीड़ित पक्षकार होगा, जिसने मुकदमा किया होगा, उसको जेल में डालेगा, 30 दिन तक के लिए डाल सकता है, यानी कि 30 दिन तक के लिए उसे सादा कारावास दे सकता है अगर उसने प्रतिकर नहीं दिया तो। खत्म कहानी इसकी। पुलिस रिपोर्ट वाला मामला यहीं पे निपट गया, इतना ही ट्रायल है। अब देखते हैं कि जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मामला है, यानी कि जो परिवाद पे पहुंचा है या जिसमें न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया है, उसको कैसे चलाया जाएगा। जिसमें न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया है या परिवाद पे या किसी अन्य प्रकार से मुकदमा संस्थित हुआ है, उसमें सबसे पहला सेक्शन आएगा 267 267। 267 में क्या होगा? 267 में अभियोजन जाएगा और अपना साक्ष्य देगा और कहेगा कि साहब मेरे कुछ साक्षी हैं, उनके लिए समन भेज दीजिए आप। मतलब अभियोजन गया, अभियोजन का साक्ष्य लिया न्यायालय ने, अगर अभियोजन चाहता है कि मेरे कुछ साक्षी हैं, गवाह हैं, उनको बुला लिया जाए, तो न्यायालय उनके लिए समन इशू कर देगा। 267 में समन इशू करके मामला देखेगा, बुलाएगा साक्षियों को, गवाही लेगा। गवाही लेने के बाद उसको लगता है कि यार ग्राउंड नहीं है, अभियोजन साहब खाली समय बर्बाद कर रहे हैं, तो 268 में अभियुक्त को जो न्यायालय में आया है या लाया गया है उसको छोड़ देगा, कहेगा जाओ तुम अपने घर जाओ, ये कुछ नहीं है, खाली ड्रामा मचाए पड़े हैं, कुछ नहीं। 268 में उसको उन्मोचित करके मामला खत्म कर दिया। लेकिन अगर
उन्मोचित नहीं हुआ, मामला खत्म नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मामला खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? तो प्रक्रिया होगी। उन्मोचन नहीं तो प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या होगा? प्रक्रिया में उसका चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जो चार्ज फ्रेम किया है वो पढ़ के सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम इसको मानते हो, जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है इस आरोप को क्या तुम मानते हो? अगर वो कहता है कि हाँ ये अपराध हमने किया है, धोखे से हो गया, हमने ही किया है, मेरे द्वारा ही किया गया, यानी कि उसने अपना अभिवचन कर लिया। अगर उसने अभिवचन कर लिया है तो उसको इसी सेक्शन में 269 में 269 में सजा हो जाएगी, दोषसिद्धि कर दी जाएगी। मतलब 267 में अभियोजन आया, साक्ष्य दिया, साक्षियों को बुलाया, गवाही हुई, मामला देखा। 268 में अगर आधार नहीं है तो छोड़ दिया गया, अभियुक्त उन्मोचित कर दिया गया। अगर उन्मोचित नहीं हुआ 269 269 में प्रक्रिया चल जाएगी। क्या प्रक्रिया? आरोप लगाया, आरोप पढ़ के सुनाया, आरोप समझाया, दोषसिद्धि के लिए पूछा। अगर दोषसिद्धि के लिए उसने हाँ कर दिया तो उसको दोषसिद्ध कर दिया जाएगा। 269 में मामला यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन अगर अभियुक्त ने दोषसिद्धि के लिए अभिवचन नहीं किया, बोला नहीं साहब मैं नहीं कर रहा अभिवचन, ये तो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा थोपा जा रहा है, तो 270 में उससे कहेगा तुम अपनी प्रतिरक्षा करो और साक्ष्य लाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा है, तुमने नहीं किया है, तो 270 में कहेगा तुम अपने लिए साक्ष्य लाओ और अपनी प्रतिरक्षा कराओ, कोई वकील ले आओ। 270 में गया, भाग के वकील लेके आया। अब जब उसका वकील आएगा, सुनेगा, साक्ष्य लेगा न्यायालय। साक्ष्य लेने के बाद जब उसको लगता है कि वास्तव में ये दोष सिद्ध नहीं करने लायक है, ये इसको फंसाया जा रहा है, अभियोजन के साक्ष्य कमजोर हैं, तो उसको 271 में दोष मुक्त कर देगा, कहेगा जाओ अपने घर, तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति साक्ष्य नहीं ला पाया, साक्ष्य नहीं ला पाया, तो उसको वहीं पर दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, दोष सिद्धि हो जाएगी। इतना यहाँ तक कहानी समझ में आई। 267 में अभियोजक आया, अभियोजन में अपना साक्ष्य दिया, अपने गवाहों को बुलाया, गवाहों को सुना गया। 69 में अगर न्यायालय को नहीं लगा कि यार ये दोष मुक्त कर देना चाहिए, इसको उन्मोचन कर देना चाहिए, तो उसको छोड़ देगा। अगर आधार हैं तो 269 में उन्मोचन नहीं होगा, प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होगी? आरोप विरचित करेगा, आरोप पढ़ के सुनाएगा, आरोप समझाएगा, दोष सिद्धि के लिए पूछेगा। अभिवचन कर लिया तो वहीं पे दोष सिद्धि हो जाएगी। 269 में कहानी खत्म। लेकिन अगर दोष सिद्धि नहीं हुई, अभिवचन नहीं किया, तो 270 में कहेगा प्रतिरक्षा कराओ, अपनी साक्ष्य लाओ। साक्ष्य लाया, प्रतिरक्षा कराई। 271 में अगर साक्ष्य अभियोजन के कम है, अभियुक्त के ज़्यादा है, तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर अभियोजन के ज़्यादा है, अभियोजन के साक्ष्य भरपूर हैं, आधार हैं, तो दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। 271 में यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर फाइनल जजमेंट में परिवादी उपस्थित नहीं हुआ, मतलब जिसने शिकायत की, जिसने मामला चलाया, मुकदमेबाजी शुरू की, वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, आया ही नहीं। अगर वो न्यायालय में नहीं आया, ठीक है, तो उसको 30 दिन का समय न्यायालय दे देगा। और 30 दिन के अंदर अगर वो नहीं आया न्यायालय में और मामला असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो न्यायालय क्या करेगा? अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ देगा, कहेगा जाओ, जब शिकायत करने वाला नहीं है तो तुम क्यों आए, जाओ, छोड़ देगा वहीं पे। उसके बाद 273 में क्या है? 273 में ये है कि अगर व्यक्ति के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाया गया, कोई उसके विरुद्ध साक्ष्य पक्का नहीं मिला, ट्रायल पूरा हो गया, न्यायालय को लगा कि ये बेबुनियादी है, खाली इसको परेशान किया गया अभियुक्त को, तो अभियुक्त के लिए प्रतिकर निर्धारित करेगा कि अभियुक्त को प्रतिकर दिलवाया जाए कि क्यों तुमने उसको परेशान किया है। अगर प्रतिकर नहीं दिया गया तो जिस पार्टी ने उस पर परिवाद किया है, उस पार्टी को 30 दिन तक की जेल हो सकती है, न्यायालय उसको सादा कारावास में भेज सकता है। ये ट्रायल का प्रोसीजर है, यही बारन ट्रायल है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समन ट्रायल। बारन ट्रायल 2 भागों में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद 2 ट्रायल बचे हैं, एक समन ट्रायल, एक संक्षिप्त ट्रायल। दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों को समझ लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। अगर कुछ गलत लगता है या कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हो आप, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहें और हो सकता है आपको कुछ इसमें से बेनिफिट मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 उत्तराखंड जुडिशरी का, उसमें मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए क्वेश्चंस में से 80% क्वेश्चन ज्यों के त्यों उसी फॉर्म में रखे हुए मिले हैं जिस फॉर्म में मैंने बच्चों को बताए थे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए साथियों के साथ में, और अगर कोई कमी लग रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।